सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी 2020 के जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखे थे। अब इस वीडियो सीरीज़ में हम 2022 के क्वेश्चंस को देखेंगे कुछ, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, उसके साथ साथ वो चीज़ें दिख जाएंगी। बट इस टाइम पे आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो आपका मेन फोकस होना चाहिए हाउ टू एनालाइज द क्वेश्चंस रादर देन हाउ टू टैकल द क्वेश्चन पेपर, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है आपका, ये टाइम पीरियड है आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करने का और ज़्यादा से ज़्यादा ये समझने का कि अगर क्वेश्चन में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो उनको कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, कैसे क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चंस निकाले जाते हैं जो आपके इन फ्यूचर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ पे हमारा मेन ध्यान रहेगा अब। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ हिंदी मीडियम वाले बच्चों से कि प्लीज़ अपनी जो क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच है उसको थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ शिफ्ट करें, क्योंकि समटाइम्स नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि यूपीएससी जो ट्रांसलेट करके देता है वो आपकी हिंदी में बहुत अजीब लैंग्वेज हो जाते हैं, जिसको शायद मुझे लगता है हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी नहीं समझते। कम से कम मैं नहीं समझ सकती, इसलिए मुझे लगता है कि बाकी लोग भी नॉर्मल मेरे जैसे ही होंगे, ठीक है। तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि किसी भी लैंग्वेज को बैरियर ना बना के हम अपने फ़ायदे के लिए चीज़ों को, अगर हमें थोड़ा समझने में मेहनत करनी पड़े तो उस चीज़ के लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ हम देखेंगे अब, ठीक है। देखो, सबसे पहले है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ लैंडिंग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी दोनों फैसिलिटीज़ है लैंडिंग की। लैंडिंग का मेनली काम कौन करता है आपका? आईएमएफ। आईएमएफ ही उस टाइम पे हमेशा न्यूज़ में भी रहा था, और ये दोनों इंस्ट्रूमेंट किससे रिलेटेड है? आपके आईएमएफ से रिलेटेड है, ठीक है। अगर देखा जाए तो आपका ये टॉपिक रिलेट होता है किससे? इकोनॉमी से रिलेट करता है आपका। तो उसमें ये चीज़ हो जाती है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक भी आपका इतना ज़्यादा फेमस नहीं होता, फेमस नहीं है इन द सेंस मतलब इतनी फैसिलिटीज़ इसके पास खुद नहीं है, ठीक है। ये आपका किसी खास मतलब ये लगा लो किसी खास एरिया में इन्वेस्ट करता है। रही बात वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इन दोनों में ही आपको चुनना पड़ता है। अगर ऐसे ऑप्शन आ भी जाते हैं, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, तो वही इन दोनों में से आप जाओगे 50-50, उसके बाद आप चूज़ कर सकते हो। बट जो लैंडिंग फैसिलिटी का मेन काम है वो आपका आईएमएफ वाला है। तो यहाँ से अब आपको ये देखना है कि आपके फर्दर आने वाले टॉपिक्स भी बन रहे हैं। जैसे आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में पता होना चाहिए, आईएमएफ के बारे में पता होना चाहिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट यानी यूनेप के फाइनेंस जो इनिशिएटिव है उसके बारे में पता होना चाहिए। और अगर यूपीएससी ने ये दो इंस्ट्रूमेंट दे दिए हैं तो मे बी वो अगली बार आपसे इन दोनों का कंपैरिजन करके भी पूछ सकता है। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात की गई है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। ओके, जब आप एनालाइज करते हो तो इट डजेंट मैटर कि आप कौन से सब्जेक्ट से शुरू करते हो, कौन से सब्जेक्ट से शुरू नहीं करते हो। हाँ, जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो, 2 घंटे के लिए क्वेश्चन अटैम्प्ट करते बैठते हो, तब आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि व्हाट इज़ योर स्ट्रॉन्ग एरिया, ठीक है। तो उसी से शुरुआत करनी चाहिए। बट जब आप एनालाइज करते हो तो आपके लिए हर क्वेश्चन 100 के 100 क्वेश्चन जो है आपके लिए बराबर है। वो 100 के 100 क्वेश्चन को आपको एनालाइज करना है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखो, इंडियन इकोनॉमी में क्या बात कर रहा है? एन इंक्रीज इन द नीर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट द एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज, इंक्रीज इन द रीर इंडिकेट इम्प्रूवमेंट इन द ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, an increasing trend in domestic inflation relative to inflation in other countries likely to cause an increased divergence between the near and the rear। अगर मैं इसको हिंदी में पढ़ूँ आप लोगों के लिए, तो इसमें क्या है, जो आपका नीर है, अब देखो नीर को क्या कहता है? अंकित प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि रुपए में मूल्य वृद्धि को दर्शाती है। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार को दर्शाती है। अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रा में बढ़ने की प्रवृत्ति नीर और रीर के बीच में वर्धमान अपसरण उत्पन्न करती है। क्या मतलब है इसका? वर्धमान अपसरण उत्पन्न करती है, हिंदी में देखा जाए तो नहीं पता भाई, इसको आपको इंग्लिश में देखना ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश में ध्यान देने की ज़रूरत है। अब जब 2022 में आया था तो बिल्कुल नया टॉपिक था, मतलब बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ था। अभी तो भले ही कोई भी ट्रिक्स इस पे लगी जाएँ, बट देखो इसमें क्या बोल रहा है कि वो आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड बताता है। डोमेस्टिक इन्फ्लेशन में अगर कोई ऐसा आता है तो वो दोनों के बीच में एक डाइवर्जेंस कम मतलब लेके आता है। लाइकली टू कोज कर सकता है,
ठीक है, लाइकली टू कोज बोला उसने, डेफिनेट नहीं बोला, लाइकली टू कोज कर सकता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ठीक है। और दूसरा मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में ही कि जब आप इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हो, तो जब आपसे सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं, नहीं दे रखा कि इसका क्या इन्फ्लुएंस होगा कैसे नहीं, तो मान के चलो कि आपके ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन तो आंसर होंगे नहीं। ठीक है। दूसरी एक मैंने और चीज़ बताई थी कि अगर दो सेम स्टेटमेंट दे रखे हैं, जैसे अगर मान लो इसमें इंक्रीज में बात कर रहा है नीर की, वो क्या इंडिकेट करता है, इसमें रीर के इंक्रीज की बात करता है कि वो क्या इंडिकेट करता है, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो होती हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। ये दोनों स्टेटमेंट कभी भी साथ में नहीं आएंगी, तो आपका ये ऑप्शन भी खत्म हो जाता है और इसी चीज़ से आपका ऑप्शन नंबर डी भी खत्म हो जाता है। ठीक है। तो इकोनॉमी में सारे के सारे आंसर नहीं होते, ये क्वेश्चन इस मतलब ये वाली चीज़ जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट वाली चीज़ है वो अब इस डी ऑप्शन नहीं होगा, इस चीज़ को भी प्रूफ कर देती है। अब बचते हैं दो। इसका मतलब यहाँ से सीधा पता चल रहा है आपको तीन स्टेटमेंट तो वैसे भी करेक्ट है। अब कम से कम आप कुछ नहीं है वहाँ क्वेश्चन में 50-50 तो पहुँच पाए। अब वहाँ पे आगे आपको ये चीज़ बताएगी कि जितनी आपने PYQs की प्रैक्टिस की है, तब आप ये चीज़ डिसाइड कर पाओगे कि बी ऑप्शन होगा या सी ऑप्शन होगा। वहाँ पे ये डिपेंड करेगा आपकी PYQs पे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा PYQs अटैम्प्ट करो। देखो आप कितने 50-50 की चॉइसेस में पहुँच पा रहे हो और उनमें से कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हैं। ठीक है। और वही प्रोबेबिलिटी आपको बढ़ानी है, क्योंकि मोस्टली ऐसा होगा आप जाओगे जब आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और दो ऑप्शन रह जाएंगे। ठीक है। वैसे इसमें क्या है कि उस टाइम पे मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे इस चीज़ का आइडिया नहीं था, आज आइडिया है, तो इसका आंसर क्या है आपका 1 और 3। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी की ही बात कर रहा है। अब फिर से वही चीज़ है। अब देखो तीन, अगर आप सीधा माने तो इस चीज़ को ख़त्म कर दो, ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है। ओके, नहीं होगी तो आपकी ये चीज़ भी नहीं होगी। अब ये लगेगा कि ये चीज़ क्यों नहीं होगी। ठीक है, बट फिर वही क्वेश्चन करते हैं तो देखते हैं, लेट्स सी। इफ़ द इन्फ्लेशन इज़ टू हाई, अगर महंगाई बहुत ज़्यादा है तो RBI इज़ लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है। अब देखो हिंदी में, अगर मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो RBI संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूति खरीद सकता है। ठीक है। यदि रुपए में तेजी से मूल्यह्रास हो रहा है तो RBI बाजार में डॉलरों को संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। यदि US या यूरोपीय संघ में बाजार दरें गिरती हैं तो इससे संभावित रूप से RBI की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है। तो ये क्वेश्चन जो है, जो आपको हिंदी में आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो, इस क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं है। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात है, उसने बोला अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो RBI बाय करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जब RBI बाय करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, जिससे वो खरीदेगा उसको पैसा देगा ना, तो मार्केट में और पैसा जा रहा है और पहले से महंगाई बढ़ी हुई है, उसके बाद आप और पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो महंगाई बढ़ेगी ना उससे, सीधी बात है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये स्टेटमेंट तो आपकी गलत होगी। जब ये गलत होगी तो ये भी गलत होगी, ये भी गलत होगी और ये भी गलत होगी। ठीक है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा आपका, 2 और 3 इज योर आंसर। अब क्या कह रहा है, जब रुपए रैपिडली डेप्रिशिएट करता है तो RBI लाइकली टू सेल डॉलर, क्योंकि जब आपके रुपए की कीमत गिर रही है, ठीक है, डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, तो RBI क्या करेगा, डॉलर को मार्केट में उतारेगा। ठीक है, डॉलर को बेच देगा। इफ द इंटरेस्ट रेट इन USA यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल इट इज़ लाइकली टू इंड्यूस RBI टू बाय डॉलर। जब उनके रेट कम हो जाएंगे तो हमें क्या है, कम पैसा देना पड़ेगा, अपना रुपये कम देना पड़ेगा डॉलर के मुकाबले, तो हम डॉलर खरीदना प्रेफरेंस करेंगे। सही बात है। फिर है G20 कॉमन फ्रेमवर्क। अब इसमें भी एक वो चीज़ है कि हम मतलब जब PYQs अटैम्प्ट करते हैं और उसमें ये चीज़ देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो स्टेटमेंट होती है आपकी, वो स्टेटमेंट गलत होती है। लेकिन इसमें क्या हुआ था कि UPSC ने इस वाले क्वेश्चन में इस स्टेटमेंट को ठीक, मतलब ये स्टेटमेंट उन्होंने ठीक दी थी, तो वो यहाँ पे वो आपका कंसेप्ट यहाँ पे वो आपका जो कंसेप्ट है वो अप्लाई नहीं होता। बट फिर भी अगर बाय चांस आप जा रहे हो अटैम्प्ट करने क्वेश्चन पेपर और ऐसी स्टेटमेंट आपके पास आ जाती है, तो आपको वही मानना है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस वाली जो स्टेटमेंट होती है वो गलत होती है, 99% गलत होती है। ठीक है। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता, आपको खेलना है, तो आप ऐसे ही खेलोगे, भले एक क्वेश्चन गलत हो जाए, डजंट मैटर, दो क्वेश्चन उससे ठीक होंगे ही होंगे, ये सही है। ठीक है। इट इज़ इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद द सस्टेनेबल डेप्ट, ये तो जनरल स्टेटमेंट है, तो ठीक है। तो इसमें आंसर दोनों ही है, A एंड B। बट क्या था कि हम जो ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे लगा के आते हैं, तो हम वहाँ पे हम क्या लगा के आते हैं, इसको गलत ही मानते हैं। ठीक है। ओके, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बोर्ड। इन्फ्लेशन इंडेक्स बोर्ड की एडवांटेजेस क्या है। ठीक है।
तो सबसे पहले देख लो अब क्या होगा, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, अगर हिंदी में मैं इसको पढ़ूँ मुद्रास्फीति सहलगन बॉन्ड, यानी कि जो इन्फ्लेशन से रिलेट करता है, यानी जैसे जैसे आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है वैसे वैसे वैल्यूज़ बढ़ती जाती है या वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है, इसी से रिलेटेड है। जैसे मान लो कि गवर्नमेंट जो वर्कर्स होते हैं, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है वैसे वैसे उनकी सैलरी भी इंक्रीज़ होती चली जाती है, तो इसी तरीके से लगा के चलो कि ये बॉन्ड से रिलेटेड है, ठीक है। एक इकोनॉमी को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप इकोनॉमी को अपने घर से लगा के चलो, अपनी फैमिली से लगा के चलो, ठीक है, तो आपको सब बहुत अच्छे से इकोनॉमी समझ में आएगी। देखो अब ये क्या कह रहे हैं, वही सीधा इकोनॉमी का क्वेश्चन है, गलत करो, तीनों नहीं हो सकते तीनों एक साथ, ठीक है। उसके बाद देखो अब ये क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट ऑन इट्स बोरोइंग बाय द वे ऑफ आईआईबी। अगर आपको सपोज करो कि आपको नहीं पता इस क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट काम क्या है आपका, जब आप एनालिसिस कर रहे हो और आपको दिख रहा है कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड मैंने कभी नहीं पढ़ा, आई डू नॉट नो अबाउट दिस टॉपिक, वट शुड आई डू, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, ठीक है, उस टाइम पे। बट अभी इसको अटैम्प्ट कैसे करना है, आपने देखा वो कैन रिड्यूस, ये कर सकता है, ओके ठीक है। IIB प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, तभी तो वो इन्फ्लेशन के साथ है, तो ये तो सही स्टेटमेंट लग रही है। द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन ऑन IIB आर नॉट टैक्सेबल। अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपका इंटरेस्ट भी पे भी टैक्स ना लगे, आपके कैपिटल बॉन्ड पे भी टैक्स ना लगे, फिर तो भाई जो आपके जारी कर रहे हैं बॉन्ड उनका क्या होगा, आपकी गवर्नमेंट का क्या होगा, तो फिर ये स्टेटमेंट तो क्या होती है। तो आपको याद रखना है कि ऐसी जो स्टेटमेंट होती हैं, जो कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे एंड एज वेल एज, इनसे कनेक्ट होते हैं और दो चीज़ें हैं, दोनों श्योरिटी के साथ कह रहे हैं, तो वो स्टेटमेंट क्या होती है, गलत होती है। तो कनेक्टेड स्टेटमेंट जो कनेक्ट करते हैं, जो जैसे एंड हो गया, एज वेल एज हो गया, बट हो गया, तो इन चीज़ों पे ध्यान देना है कि हाँ ठीक है, इस तरीके की स्टेटमेंट गलत हो सकती है। तो गलत करो 3 को, तो अपने आप आंसर पे पहुंच गए 1 and 2। अब यहाँ मत बोलना कि पिछले क्वेश्चन में बोला था कि 1 and 2 आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, with reference to foreign owned e-commerce firms operating in India, which of the following statement is or are correct? कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म एज मार्केट प्लेस। उस टाइम 2022 में ये ई कॉमर्स वाला बहुत एक्सेस न्यूज़ में रहा था, तो ये तो डायरेक्ट करंट अफेयर से टॉपिक था। तो ई कॉमर्स फर्म के बारे में पूछ रहा है कि वो अपना भी सामान बेच सकते हैं, इन एडिशन वो मार्केट प्लेस को भी ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर वही आ गया, वो अपना भी कर सकते हैं, इन एडिशन टू वो ये काम भी कर सकते हैं। अब ये वाला वर्ड भी आपको दो स्टेटमेंट को कनेक्ट कर रहा है, इसका मतलब आप क्या मानोगे, गलत। द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड। अब कौन लिमिट लगाएगा जी, अगर मान लो आप मार्केट प्लेस प्रोवाइड कर रहे हो, तो क्या मैं किसी पे लिमिट लगाऊंगी, नहीं, मेरी साइट पे जाके तुम 50 रुपये तक का बेच सकते हो, 50 लाख तक का बेच सकते हो, मैं क्यों लगाऊंगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, नाइदर 1 नीदर 2। अब इस तरीके की जो चीज़ें होती है, भले ही एनालिसिस पार्ट में आप इनको छोड़ दो कि क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि उस टाइम स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स में चले हुआ था। लेकिन इकोनॉमी का जैसे ये टॉपिक है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपका स्टैटिक टॉपिक बन जाता है। फिर जब वो आपके चाहे भले ही करंट अफेयर्स में हो, बट वो अगर आ गया तो स्टैटिक टॉपिक है। अब है पूछा हुआ है कि कौन सी एक्टिविटी रियल सेक्टर इन इकोनॉमी होती है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रियल सेक्टर क्या होता है। बट यहाँ देखो फिर से वो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन यूपीएससी कभी नहीं देगा, इसको एलिमिनेट करो, ठीक है। अब क्या हो सकता है, क्या कमर्शियल बैंक रियल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होते हैं? रियल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में क्या होगा, या तो आपकी कोई वैल्यू ऐड हो रही है, या फिर जो आपका प्राइमरी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों ही आते हैं, वही आपके रियल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होते हैं। जो टर्शियरी सेक्टर होता है वो रियल सेक्टर होता ही नहीं है, जो सर्विस वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब क्या कह रहा है ये, फर्स्ट है फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, वो हार्वेस्ट कर रहे हैं अपनी क्रॉप को। टेक्सटाइल मिल कन्वर्टिंग रो कॉटन इनटू फैब्रिक, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू ऐड हो रही है, उनमें कोई वैल्यू चेंज हो रही है, ये क्या कर रहे हैं, कॉर्पोरेट कमर्शियल बैंक लैंडिंग मनी लैंड कर रहे हैं। इशू रुपए डोमिनेटिंग बोर्ड ओवरसीज, तो ये तो रियल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं होगी। तो हमारा रियल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या होते हैं, 1 and 2। याद रखो प्राइमरी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होता है वो रियल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होता है। अब है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडेक्स ट्रांसफ़र, जो मीडिया में रिसेंटली था, दैट मीन्स ये वाला वर्ड भी आपका करंट अफेयर्स में उस टाइम पे न्यूज़ में रहा होगा, ठीक है। देखो इसमें क्या है, एन इंडियन कंपनी इन्वेस्टिंग इन अ फॉरेन एंटरप्राइज एंड पेइंग टैक्स टू द फॉरेन कंट्री ऑन द प्रॉफिट राइजिंग आउट ऑफ इट, इनडायरेक्ट ट्रांसफर है, ठीक है। ए फॉरेन कंपनी इन्वेस्टिंग इन इंडिया एंड पेइंग टैक्स टू द कंट्री ऑफ इट्स बेस
ऑन द प्रॉफिट अराइजिंग आउट ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट। यहाँ कह रहा है कि एक इंडियन कंपनी है जो फॉरेन एंटरप्राइज में इन्वेस्ट करती है और वहीं की कंट्री को पे करते हैं टैक्स। यहाँ कह रहा है एक फॉरेन कंपनी है जो इंडिया में इन्वेस्ट करती है, लेकिन जो टैक्स है वो कहाँ पे करती है, टैक्स पे करती है अपनी बेस कंट्री को। ठीक है, तो ये दोनों तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गए, दिख रहे हैं भाई, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। ठीक है, एन इंडियन कंपनी परचेज टेंजिबल एसेट्स in a foreign country and sell such assets after their value increase and transfer the proceeds to the India। एक इंडियन कंपनी बाहर खरीदती है, तो ये तो अजीब सी स्टेटमेंट है, तो मतलब ये तो नहीं लगती। ठीक है, पहले उसको खरीदे फिर बेचे फिर वैल्यू को इंक्रीज हो, तो वहाँ पे उनको अपना फ़ायदा नहीं होगा तब तक कोई क्यों ही करेगा। ए फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर एंड सच शेयर डिराइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया। यानी कि अगर आप हिंदी में भी इस चीज़ को पढ़ने जाओ तो क्या कहता है आपका डी ऑप्शन, कि किसी विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य उत्पन्न करते हैं, तो यही होता है आपका इनडायरेक्ट ट्रांसफर। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बात कर रहा है रेफरेंस टू एक्सपेंडिचर। आपसे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस इज ट्रू। डेप्ट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर वाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि जो इक्विटी फाइनेंसिंग है दिस इज आल्सो अ वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि जो डेप्ट फाइनेंसिंग होती है एज वेल एज जो इक्विटी फाइनेंसिंग होती है, बोथ हर द आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है, अगर आपको नहीं पता तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवाइज करोगे जाके। कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों में डिफरेंस होता है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ये सारे के सारे जो डेफिशिएट्स होते हैं, फिजिकल डेफिशिएट, ये सब आपको रेवेन्यू डेफिशिएट, ये सब आपको पता होने चाहिए। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इसी चीज़ से कि आपको ये सारे एक्सपेंडिचर पता होना चाहिए। ठीक है, सपोज करो कि आपको बिल्कुल नहीं पता है, आप क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हो लेकिन आपको कोई आइडिया नहीं है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है। सी सेकेंड स्टेटमेंट कहती है डेप्ट फाइनेंसिंग इज कंसिडर कैपिटल एक्सपेंडिचर वाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर। अब दो स्टेटमेंट इसने जोड़ दिए हैं वाइल वर्ड से। अब ये सारे वर्ड्स लिख लो, एज वेल एज वाइल, बट, आपका एंड वाला चीज़ होती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि नहीं लागू होता, बट 99% लागू होता है। तो आप किस पे जाओगे, अगर कोई ऑप्शन नहीं बचता तो आप 1% की प्रोबेबिलिटी पे खेलोगे या 99% की प्रोबेबिलिटी पे खेलोगे। ऑब्वियस सी बात है 99% की प्रोबेबिलिटी पे खेलेंगे। तो इसमें क्या होता है कि आप देखो दो स्टेटमेंट इसने फिर से जोड़ दिया। अब मे भी हो सकता है डेट फाइनेंसिंग आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, मे भी हो सकता है इक्विटी फाइनेंसिंग आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, जब इन केस आपको नहीं पता। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, आपको जाके ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपका ये नेक्स्ट टारगेट है, तो ये आपका गलत हो जाता है, तो आपका ऑप्शन बचता है सिर्फ ये। अब देखो, अगर मान लो आपसे 11th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, सबसे पहले आप देखो 4 स्टेटमेंट है, चारों में ऑप्शन क्या है आपके पास, सिंगल ऑप्शन भी है। ठीक है, और 2 ऑप्शन ये हैं आपके पास और एक ऑप्शन है 1, 2 एंड 4। अब देखो यहाँ पे जाओगे तो आप क्या चीज़ देखोगे। अगर मान लो मैं देख लेती हूँ, चलो सारे ही देख लेते हैं। सबसे पहले देखो क्या करना है आपको, परसुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ एच.एन. सान्याल कमेटी द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट पास हुआ 1971 में। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जैसी कोई चीज़ होती है पता है, लेकिन इसी कमेटी के उस पर हुआ है, तो ये फैक्ट है नहीं पता भाई, इसको यहीं पे लिख लो। जब आप एनालाइज कर रहे हो दैट मीन्स दिस इज अ फैक्ट, मत गलत लगाओ मत सही लगाओ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स। तो ये तो सीधी बात है, आपका आर्टिकल नंबर 19(2) भी कहता है। ठीक है, कि भाई आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे रीजनेबल एज अ रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे आपका आर्टिकल नंबर 129 कहता है जो सुप्रीम कोर्ट को एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की पावर देता है। हाई कोर्ट के लिए आई थिंक आर्टिकल 227 है, मतलब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं पर शायद 227 ही है, बट सुप्रीम कोर्ट के लिए तो 129 है, जिसमें आपको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हु हैज़ द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर थर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन। देखो ये फिर से आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन कर रहा है, नहीं भाई गलत।
लगाओ इस चीज़ को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन, डिफाइन वर्ड आ गया तो इसका मतलब है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन नहीं करता। सिविल कोर्ट और सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट कहाँ पे डिफाइन हुए थे, दिए गए हैं आपके, वो दिए गए हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे दिए गए हैं। इन इंडिया पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉ ऑन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो कोर्ट पे बना सकता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट आपकी सही है, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट भी नहीं पता, फोर्थ स्टेटमेंट सही है। पार्लियामेंट को पावर दी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत सारे एक्ट में दी हुई है। अगर सपोज करो आपको नहीं पता इस पे दी है नहीं दी है, तो मान के चलो कि इसको दी होगी, क्योंकि इतने सारे पे दी हो तो इसको भी दी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब फोर्थ स्टेटमेंट आपकी सही है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि थर्ड डिफाइन नहीं करता, ये ऑलरेडी गलत है। तो क्या बचेगा आपका, फोर्थ स्टेटमेंट सही है, तो 1 और 2 को तो चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पर फिर भी जब आप जाते हो क्वेश्चन पेपर पे, और क्वेश्चन पेपर पे आपको ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, आपको दिख रहा है, तो आप ये चीज़ देखो कि क्या देखो, यहाँ पे देखो 1 और 2 दे रखा है, 3 और 3 और 4 दे रखा है। इसका मतलब आप देखोगे किसको, अगर मैं 3 को एक किस्म से चेक कर लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि 3 गलत होते, ये गलत होने की पॉसिबिलिटी है, ये गलत हो गया, ठीक है, दोनों गलत हो गए। अब ये 1 और 2 सेकंड स्टेटमेंट आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से दिख रहा है कि 1 और 2 तो सी सही है। आपको सिर्फ फोर्थ स्टेटमेंट देखनी है, वहाँ पे टाइम भी बचाना है, क्योंकि सम टाइम ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसको आपको 2 बार 3 बार भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान देनी है अटैम्प्ट करते हुए। विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए शेयर ऑफ द हाउस होल्ड फाइनेंसिंग सेविंग गोज टुवार्ड द गवर्नमेंट बोरोइंग, सही बात है, जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। डेटेड सिक्योरिटी इशू एट मार्केट रिलेटेड रेट इन ऑक्शंस फॉर्म अ लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेब्ट, तो इंटरनल डेट का लार्ज कंपोनेंट ही डेटेड सिक्योरिटी होता है। तो ये अगर आपने पढ़ा होगा डेट, तो इसका मतलब है ये दोनों स्टेटमेंट आपकी सही हो जाती हैं, ठीक है। यानी ये आपका जो मार्केट बोरोइंग्स होती है, जो गवर्नमेंट बोरोइंग्स होती है, वो दोनों ही होना चाहिए। क्योंकि एक और यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि जिसमें कि उन्होंने ये ऑप्शन दिया था कि जो डेट होता है वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से ज़्यादा है बजाय कि गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से। तो इसका मतलब है कि ये जो चैप्टर है, ये जो सेक्टर है, ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है आपका गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एंड लीगल फर्म आर रिकॉग्नाइज एज एडवोकेट बट कॉरपोरेट लॉयर्स एंड गो, कोई बात नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 12 आपका कहता है कि गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज एज एडवोकेट बट कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड पेटेंट अटर्नीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्निशन एज एडवोकेट। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, अब वही देखो, अगर बिल्कुल नहीं पता तो फिर से वो बट से कनेक्टेड है, 2 डिफरेंट स्टेटमेंट है, बट से कनेक्टेड है। दैट मीन्स अगर आपको बिल्कुल नहीं पता तो उसको आप क्या लगाओगे, सीधा इसको गलत लगाओगे। अदरवाइज़ क्या चीज़ होती है, क्योंकि एडवोकेट को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए तो आपको बार काउंसिल का एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं कि यही ऑफिसर्स होते हैं, क्योंकि एडवोकेट तो गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स थोड़ी होते हैं, मतलब प्राइवेट लोग भी तो होते हैं ना। तो इसका मतलब कॉर्पोरेट वाले भी होते हैं, तो यानी ये स्टेटमेंट गलत है। बार काउंसिल को पावर है टू लेट डाउन द रूल्स रिलेटेड टू द लीगल एजुकेशन, ये आपकी जनरल स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये जनरल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट्स क्या होती है आपकी सारी सही होती हैं, यानी आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसमें से, ठीक है। ओके ओके, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है, ए बिल अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर ए प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है कि आपके लिए आर्टिकल 368 इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अमेंडमेंट का प्रोसीजर कौन से में आपको 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए और 50% प्लस 1 चाहिए, और किस में आपको एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट की रिकमेंडेशन भी चाहिए होती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से आपको निकल के आता है कि आपका टॉपिक 368 आर्टिकल जो है वो मस्ट है, बहुत अच्छे से उसको करना है। बट क्या उसमें प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, उसमें प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। स्टेटमेंट एक गलत, तो ये अपने आप गलत हो जाती है, ठीक है। तो अपने आप 2 और 3 निकल के आता है। जब आप एनालिसिस पार्ट कर रहे हो तो आपको दोनों स्टेटमेंट को भी ध्यान देना है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज और हर एसेंट, बिल्कुल सही बात है।
बाकी में क्या है 44th अमेंडमेंट से कि आप वापस एक बार जो है प्रेसिडेंट भेज सकता है वापस, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के मामले में ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट को अपनी एसेंट देनी ही पड़ती है। ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय द लोकसभा एंड राज्यसभा बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग। दिस इज़ वेरी ट्रू इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जॉइंट सिटिंग नहीं कर सकते। इसलिए ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को लेकर राज्यसभा और लोकसभा की पावर सेम होती है, जो कि आपने देखा था कल हमने शायद 2020 वाला क्वेश्चन पेपर किया था, जिसमें ये क्वेश्चन दिया गया था कि राज्यसभा और लोकसभा की पावर इक्वल किस केस में होती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में। अब आप समझ रहे हो 2020 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ऐसा ऑप्शन दिया था और 2022 में उसी ऑप्शन को उन्होंने क्वेश्चन बना दिया। दैट मीन्स क्या आपके ऑप्शन आपके फ्यूचर क्वेश्चन को डिसाइड करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 15। एक्सक्लूसिव पावर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर क्या है? 2020 में पूछा था कि राज्यसभा और लोकसभा की दोनों में पावर सेम है, यहाँ पूछा है एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा की, यानी जो सिर्फ लोकसभा की पावर है। डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी को रेटिफाई लोकसभा करता है, सिर्फ अकेले लोकसभा करता है? नहीं, राज्यसभा भी करता है, गलत है। टू पास अ मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस क्या लोकसभा में होता है? बिल्कुल, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, आर्टिकल नंबर 75 का 3 कहता है। टू इम्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट, दोनों चाहिए भाई, नहीं कर सकते आप, तो इसका मतलब 2 ओनली करेक्ट हो जाता है आपका, ठीक है। इसका मतलब प्रेसिडेंट को कैसे इम्पीच करते हैं, कौन सा आर्टिकल होता है, क्या प्रोसीजर होता है, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है। कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, जितने और मोशंस होते हैं, रिजोल्यूशन होते हैं, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है। और फिर से आ जाता है इमरजेंसी, यानी 352 एंड 356 बहुत टाइप की इमरजेंसी आपको पता होनी चाहिए, ये भी आपके नए टॉपिक्स बन जाते हैं यहाँ से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाई, अब फिर से वही आ गया भाई, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस। तो ये सारे स्टेटमेंट, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? गलत होते हैं, तो गलत कर दो। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द लोकसभा, 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। हालांकि यहाँ पे 15% है, आप बोलोगे फैक्ट है, बट भाई कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपको पता होना चाहिए। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपका ये बोलता है कि 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाता है आपका, ठीक है। अब उसके बाद विद रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो क्या कहता है, द लॉ स्पेसिफाई दैट ए नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैन नॉट जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। एंटी डिफेक्शन लॉ शेड्यूल 10 आपको पता होना चाहिए, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया था, और इसके बारे में आपको इसके सारे प्रोविजंस के बारे में पता होना चाहिए कि किसको आप बोलोगे कि सेपरेशन है, ठीक है। तो ये सारी सब कुछ आपको देखना चाहिए, कौन किस किस के अगर एंटी डिफेक्शन लॉ होता है तो किस किस केस में डिफेक्शन का केस बनता है, ये सारे आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि नॉमिनेटेड पार्ट, अगर कोई नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर है तो वो अगर 6 महीने के अंदर ज्वाइन कर लेता पॉलिटिकल पार्टी को, दैट मीन्स फिर वो एंटी डिफेक्शन लॉ के उसमें नहीं आता है, तो वो ठीक है, ठीक है। तो इसमें उल्टी दी गई है वो स्टेटमेंट, तो ऐसा सोचना है वहाँ पे, ऐसा ध्यान देना है। द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू डिसाइड ए डिफेक्शन। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिए हुए कि भाई कोई भी अगर मान लो स्पीकर को कोई भी फैसला करना है, प्रेसिडेंट को करना है, तो वो इतने टाइम पीरियड में देगा, तो लॉ तो फिर सरकार ही बना रही, क्यों देगा वो? तो सही स्टेटमेंट है, ठीक है। यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको देखना है। 17th है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया and Solicitor General of India are only officers of the government who are allowed to participate in the meeting of the president। नहीं भाई, सिर्फ यही ऑफिसर नहीं होते, ओनली ऑफिसर बोला, यही ऑफिसर नहीं होते, और भी होते हैं, ठीक है। या ऐसा सोचो, अगर नहीं पता तो ये सोचो कि और भी तो हो सकते हैं, एक भी हो गया तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। अकॉर्डिंग टू, फिर देखो ये क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंट हिम रिजाइन। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बोला गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट अब क्या गलत है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपने देखिए जितने क्वेश्चन हैं मोस्टली, जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन, डिक्लेयर्स, मेंशन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो स्टेटमेंट क्या होती है आपकी, गलत होती है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में, अब यहाँ से आपको अटॉर्नी जनरल को का जो भी आपका आर्टिकल आता है, अटॉर्नी जनरल आर्टिकल नंबर 76, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको अच्छे से करना है, ठीक है। आयुष्मान भारत मिशन
अब क्या कह रहा है ये आयुष्मान, इसमें देखो आपकी 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, ठीक है, तो तीनों की तीनों तो सही नहीं होंगी, सबसे पहले वही गलत करो, एक और में से लगा के चलो इस क्वेश्चन को। तो इसमें क्या क्या रखा है, तो 3 को ही देख लेते हैं हमारे, क्योंकि तीनों में दिया गया ना, अगर मान लो 3 गलत हो गया तो पॉसिबिलिटीज़ है स्टेटमेंट की कि वो तीनों गलत हो जाए, आंसर अपने आप निकल जाए। इट हैज़ सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री, तो आयुष्मान भारत तो सारी कंट्री में, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, इसका मतलब ये हो गया कि ये गलत नहीं हो सकती। फिर कह रहा है एज इट एम टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली, ज़रूरी थोड़ी है एवरी सिटीजन इसका पार्ट होना चाहिए, तो हर किसी को आप ये जो है आप नहीं प्रोवाइड कर सकते ये चीज़, ठीक है, या हर किसी को आप, दिस इज़ नॉट अ ऑब्लिगेशन ऑन एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, कि वो अल्टीमेटली इसका पार्ट बने, तो ये गलत है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। अब बच्चे की आपकी स्टेटमेंट नंबर 1, प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट अडॉप्ट इट, दोनों को ही अडॉप्ट करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए ये ठीक है, लेकिन वो उनको करना ही चाहिए ये नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल पे तो एटलीस्ट उनकी कुछ तो मर्जी होनी चाहिए, दे हैव देयर फंडामेंटल राइट्स ना, तो स्टेटमेंट 1 भी आपकी क्या होगी, गलत, यानी स्टेटमेंट 3 आपका आंसर हो जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, विद रेफरेंस टू द रेट इशू बाय द कोर्ट, अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, मैंडेमस विल नॉट लाई ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज एंट्रस्टेड विद ए पब्लिक ड्यूटी, मैंडेमस तब तक नहीं हो सकती एक प्राइवेट मेंबर के प्रति जब तक कि वो पब्लिक काम ना कर रहा हो। मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट ए कंपनी इवन दो इट मे बी ए गवर्नमेंट कंपनी, की गवर्नमेंट कंपनी के अगेंस्ट नहीं हो सकती भाई वो कंपनी गवर्नमेंट भी हो, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन पेटिशनर टू मूव टू द कोर्ट टू ऑब्टेन रिट ऑफ को वारंट, तो कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है, यानी 3 है। यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस में जाओ कि सारे के सारे ऑप्शंस तो ठीक हो ही नहीं सकते, ये चीज़ मान के चलनी है, वहाँ पे मे भी हो सकता है बट मान के चलनी है, नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब वो क्या कह रहा है, इन दोनों में से एक, अगर मान लो वो प्राइवेट पर्सन है, अगर वो पब्लिक काम कर रहा है तो क्या वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, अगर सरकार ने प्राइवेट कंपनी को कोई काम दिया हुआ है तो वो कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, इसका मतलब मैंडेमस उनके अगेंस्ट लाई नहीं होंगी, तो सॉरी, तो इसमें क्या बोला गया कि मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस, तो अगर वो पब्लिक ड्यूटी कर रहे हैं तो ही होगी, प्राइवेट के खिलाफ वैसे मैंडेमस रिट जारी नहीं होती, ये आपको पता होना चाहिए। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो आंसर इज 1 and 2, ठीक है। अब आता है अगला क्वेश्चन, पूछा गया है डिप्टी स्पीकर के बारे में। अब इन टॉपिक्स को याद कर लो भाई, ये टॉपिक्स रिवाइज करने, डिप्टी स्पीकर हो गया, स्पीकर हो गया, इन सब टॉपिक्स को देखो। अब देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कैसे कैसे ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 2 2 और 3, यानी 75 और वो वाली पॉसिबिलिटी आपके पास आ जाती है, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ देखूँ 3 3 3 है, तो तीनों को देख लेते हैं भाई क्या कहता है, या तो मतलब आसान हो जाता है आपका निकलना, ठीक है। ओके, देखो मेरे को 3 का देख के 2 समझ में आ रहा, देयर इज़ अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट एज डिप्टी स्पीकर ऑफ लोक सभा शैल फ्रॉम ईदर द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और द रूलिंग पार्टी, ऐसा होता है, नहीं होता। एज द रूल ऑफ द प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट बिजनेस इन द लोक सभा द इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर में शैल बी फिक्स ऑन अ डेट, स्पीकर जब फिक्स करता है तो उसी डेट पे होते हैं, यानी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, तो ये स्टेटमेंट तो अपने आप गलत हो जाती है, ठीक है। अब आपकी 2 स्टेटमेंट है कि वो उसी पार्टी से होना चाहिए, तो ये भी मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, दिस इज नॉट अ मैंडेटरी प्रोविजन, मैंडेटरी वर्ड यहाँ पे आ रहा है, तो ये मैंडेटरी नहीं है, ये भी गलत हो जाता है, ठीक है। 1 and 3, द डिप्टी स्पीकर हैज़ द सेम पावर एज द स्पीकर व्हेन, वो स्पीकर की जगह पे बैठता है, ऑब्वियस सी बात है। द वेल एस्टेब्लिश पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डिप्टी स्पीकर इज दैट द मोशन इज मूव्ड बाय द स्पीकर एंड द ड्यूली साइन बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये ऐसा नहीं होता है हमारे इंडिया में, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, गलत है। अब ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये क्वेश्चंस जो हैं आपको तो ये क्वेश्चंस भी जो हैं आपको ध्यान देने हैं, ठीक है। तो आपके अब तक 20 क्वेश्चन हो गए हैं, आई थिंक फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, वीडियो लंबी हो जाती है, तो फिर आगे जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में इनको डिस्कस करेंगे और एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और अगर आपके सजेशन हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।